Hi, I'm Pradeep Tiwari, founder and CEO, C Society, founder and CEO, Prakti, a digital icon, consultant NGO and business, trainer, corporate and social issue. I am on mission to establish 1 lakh NGO professional, NGO heads and NGO all kind of professional इन वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। तो आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में एनजीओ, ट्रस्ट और जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इन सब में बेसिक अंतर क्या है और ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। तो प्लीज़ राइट डाउन है, डायरी और पेन ले लीजिए और इम्पोर्टेंट चीज़ों को राइट डाउन करते चलिए। तो पहले हम बात करते हैं एक्ट की। तो जहाँ तक एक्ट की बात है तो एनजीओ रजिस्ट्रेशन के 3 एक्ट हैं। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके 3 एक्ट हैं। एक तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड होगा, या फिर ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट में वो रजिस्टर्ड होगा, या तो फिर वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन में, कंपनी एक्ट में वो रजिस्टर्ड होगा नॉन प्रॉफिट कंडीशन में। तो सोसाइटी एक्ट में किस में होगा तो 1860 में, और ट्रस्ट एक्ट इंडिविजुअल है 1882 की। अब हम बात करेंगे नेम की। तो नेम जो है वो नेसेसरी है एनजीओ में कि वो कोई भी नाम रख सकते हैं, परंतु ट्रस्ट में नीडेड होगा कि उसमें ट्रस्ट लिखना ही पड़ेगा। एनजीओ में कोई नीडेड नहीं है, वो चाहे तो चैरिटी वेलफेयर सोसाइटी रख सकते हैं, सोसाइटी का नाम ले भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। कुछ लोग अपनी इंडिविजुअल नाम ही रखते हैं, जैसे समर्थन है, सोपान है, निर्माण है। तो ऐसे किसी भी तरीके के वो नाम रख सकते हैं। परंतु जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट में लास्ट वर्ड ट्रस्ट लिखना कंपलसरी है। कंपनी में भी ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, वो किसी भी तरीके से रख सकते हैं। मेंबर की बात करेंगे तो जो एनजीओ रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है 1860, तो उसमें 7 मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड होंगे अगर उन्हें रजिस्टर्ड करना है। और ट्रस्ट का जो 1882 का एक्ट है तो उसमें 3% रिक्वायर्ड होंगे। उससे ज़्यादा आप सोसाइटी एक्ट में भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ट्रस्ट एक्ट में भी रख सकते हैं, परंतु मिनिमम रिक्वायरमेंट सोसाइटी एक्ट में 7 की और ट्रस्ट एक्ट में आपको 3 की होगी। सेम कंपनी एक्ट में भी है, मिनिमम 3 मेंबर उसमें भी रिक्वायर्ड होंगे। जियोग्राफिकल एरिया की बात करेंगे तो जो एनजीओ के लिए है पर्टिकुलर, वो जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हो रहा है तो सबसे पहले तो उसके लिए वही क्राइटेरिया होगा कि वह उसमें काम कर रहा है। इंडिया के एस्पेक्ट से बात करेंगे हम तो अगर वो मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हो रहा है तो वो मध्य प्रदेश में काम कर पाएगा। अगर वो बिहार में रजिस्टर्ड हो रहा है तो वो बिहार में काम कर पाएगा। अगर तो वो दिल्ली में रजिस्टर्ड हो रहा है तो वो दिल्ली में काम कर पाएगा। उसकी एक लिमिट है। और अगर ओवरऑल उसको इंडिया में काम करना है तो उसको फिर उस तरीके से अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा जो कि उसका दिल्ली में रजिस्ट्रेशन होगा। भोपाल में भी आप स्टेट में भी कर सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको अपने अलग एक बायलॉज फिर उस तरीके से आपको डेवलप करना पड़ेगा। ट्रस्ट के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ट्रस्ट जिस दिन से ही रजिस्टर्ड होगा वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे ही रजिस्टर्ड होगा। आप उस ट्रस्ट के माध्यम से आप ऑल ओवर इंडिया में काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है
उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और बायलॉस ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे, और ट्रस्ट में ट्रस्ट डीड ही सफिशिएंट होगी। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो जो ट्रस्ट का है वो गवर्निंग बॉडी जो कि हर 3 साल में इलेक्टेड होती है, वो सारे काम के लिए डिसीजन लेती है। और जहाँ तक ट्रस्टी की बात है तो वो ट्रस्टी ही सारे डिसीजन ले सकते हैं। वो 3 भी हो सकते हैं, वो 1 भी हो सकता है जो कि उस बिहाफ में सारे डिसीजन ले सकता है। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस की बात जहाँ तक करेंगे तो ट्रस्ट में जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी कम है, और जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें पैसा आपको अधिक खर्च करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन पीरियड्स की बात करेंगे तो जो जहाँ आप 7 और 10 डेज़ में ही आप अपने ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, वहीं आपको अपनी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं। ये आपके रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, क्वेरीज आंसर, इन सब पे चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एनुअल कंप्लायंसेस की बात करें तो जो उसमें रिक्वायरमेंट होगा, परंतु जहाँ तक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात अगर हम करेंगे तो इसमें रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती। आप ईयरली कंप्लायंसेस दे भी सकते हैं, और आप नहीं चाहते तो आप नहीं भी दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। इनकम टैक्स की बात करें तो जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में कंपलसरी तो उसे नहीं कह सकते, परंतु फिर भी 12A और 80G इस सेंस में लिया जाता है कि 12A से जो छूट जो मिलनी चाहिए एनजीओज़ को वो मिलनी चालू हो जाती हैं। 12A पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। 80G से आप डोनेशन के हकदार हो जाते हैं, और उसमें 80G से जो आपका जो भी डोनर है उसको भी उस तरीके से फ़ायदा मिलता है, तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट हो। ट्रस्ट भी ये सारी चीज़ें ले सकता है। FCRA की जहाँ तक बात है तो दोनों ही ले सकते हैं, चाहे ट्रस्ट हो चाहे सोसाइटी एक्ट हो, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं दोनों के लिए सेम होंगे उसके लिए। अब फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो ट्रस्ट तो बेसिकली फैमिली के लोग ही ज़्यादातर बनाते हैं, और उनका ही फंड से वो ऑपरेट भी होता है। परंतु जहाँ तक सोसाइटी की बात है तो सोसाइटी में एक ही फैमिली के मेंबर, जिनमें खासकर ब्लड रिलेशन है, भाई बहन हैं, इस तरीके से भाई भाई हैं, इस तरीके के रिलेशन वो अलाउ नहीं होते सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 पे। बैंक अकाउंट ऑपरेशन की बात करें तो बैंक अकाउंट ऑपरेशन में जहाँ ट्रस्ट में वो जो ट्रस्टी एक बार बन गए वो हमेशा से ही उसको ऑपरेट करते रहते हैं, परंतु जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 है इसके अनुसार जो हर 3 महीने में चेयरमैन और सेक्रेटरी और ट्रेजरर जो भी नियुक्त होते हैं वो उस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। अब जहाँ तक नेम अवेलेबिलिटी की बात है तो एनजीओ के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में कई बार मुश्किलें हो जाती हैं कि सेम जो नाम वो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है, परंतु ट्रस्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं, एक नाम के भी कई ट्रस्ट हो सकते हैं। नेचर ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे तो जहाँ तक ट्रस्ट होते हैं चूँकि वो मेनली खुद के पैसों से बनाए जाते हैं, और उस फंड से ही वो अपनी सारी सोशल एक्टिविटीज़ को करते हैं, तो इसलिए उसमें ऑपरेटिंग भी लगभग जो 1 पर्सन होते हैं उसके हाथ में ही होती है। परंतु जो एनजीओ होते हैं, सोसाइटी होती हैं, वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो एनजीओ होते हैं
उनमें इलेक्टेड बॉडी उस सारे ऑपरेशन को देखती है, जो कि हर 3 साल में इलेक्टेड होती है, और वो सारी वर्किंग के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अमेंडमेंट की बात जहाँ तक करें तो जहाँ आपकी सोसाइटी में एक्ट में अमेंडमेंट बहुत मुश्किल है, वहीं ट्रस्ट में आप उसको बहुत इजी वे में कर सकते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में ऐसा नहीं दिया कि उससे वजह से कोई बहुत लेंथी प्रोसेस उन्होंने बना दिया अमेंडमेंट की, परंतु जो कि प्रोसेस होती है, जो गवर्निंग बॉडी होती है, फिर असेंबली सभा होती है, उन सब में वो रेजोल्यूशन पास होना और फिर उसके बाद में उसमें अमेंडमेंट होना, ये एक लंबी प्रक्रिया, और सारे सदस्यों को, सारे मेंबर्स को आप उस तरीके से राज़ी कर लें, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो एनजीओ या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में है, इसमें अमेंडमेंट में प्रॉब्लम होती है। जहाँ तक बाइंडिंग की प्रॉब्लम है, तो बाइंडिंग जो है वो ट्रस्ट में बहुत इजी है, परंतु उसी तरीके से सेम सोसाइटी में ये उतना इजी नहीं है। अब ऑफिस बेयर की बात करेंगे तो ट्रस्ट में तो एक बार जो ट्रस्टी बन गए वो हमेशा से ही रहते हैं, तो वो हमेशा से उस ऑफिस को यूज़ करते हैं, उस का वो होल्ड करते हैं। परंतु जो सोसाइटी है, इसमें हर 3 साल में एक गवर्निंग बॉडी बनती है, और उनके जो होते हैं पदाधिकारी नियुक्त होते हैं। तो चेयरमैन है, सेक्रेटरी में हैं, वाइस चेयरमैन हैं, ट्रेजरर हैं, तो ये सारे नियुक्त किए जाते हैं और यही उस ऑफिस को यूज़ करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगली बार हर तीसरे साल में वही इलेक्टेड होंगे, तो इसलिए इसमें चेंज भी होते रहते हैं। तो दोनों में से बहुत से लोग ये पूछते हैं कि दोनों रजिस्ट्रेशन या तीनों रजिस्ट्रेशन में सबसे बेस्ट कौन है। तो मैं अगर कहूँगा कि अगर आप एज ए एनजीओ काम करना चाहते हैं, अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ बेटर करना चाहते हैं, तो तब की कंडीशन में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें आप फिर गवर्नमेंट के बहुत से स्कीम से, CSR से फंड्स ले सकते हैं, जो आप अपने वर्क के थ्रू सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, उनके लिए वर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास में पैसा बहुत है और आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप फिर ट्रस्ट रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और आप अपने बायलॉज और अपने एम्स बना के उस दिशा में काम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अपने फंड से काम करना चाहते हैं या फिर आप डोनर एजेंसी से, गवर्नमेंट एजेंसी से आप लेना चाहते हैं, या अपना पैसा को आप सोसाइटी वेलफेयर में यूज़ करना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो उस तरीके से ही रजिस्ट्रेशन आपके लिए बेटर होगा। तो ये सब की समझ एक एनजीओ प्रोफेशनल को क्यों है, तो ये बहुत जब हम वर्किंग करते हैं तो इन सब चीज़ों में बहुत इम्पोर्टेंट फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट में काम कर रहे हैं तब फिर आपको फंडिंग और डोनर एजेंसियां और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा लेना न देना नहीं है। परंतु जब आप किसी सोसाइटी को रजिस्टर्ड एनजीओ को आप ज्वाइन करते हैं या आप उसको रन करते हैं, आप उसके हेड हैं, तब फिर आपको सारी डोनर एजेंसी, सारी फंडिंग एजेंसी, इन सब की आपको नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। आप अपने विदाउट फंड तो आप अपने एनजीओ को ऑपरेट कर नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंशिएट कर जाएंगी तब की कंडीशन में यही बेटर होगा कि आप इन सब चीज़ों की बारीकियों से समझ रखें, और फिर जब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, वो एनजीओ या तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, या वो एनजीओ ट्रस्ट
एक्ट 1882 में रजिस्टर्ड है या फिर वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। उन सारे ही एक्ट की विषय में आपको जानकारी होना चाहिए, तब फिर आप, और उनकी ऑब्जेक्टिव्स के भी विषय में आपके पास जानकारी होनी, तब आप उसके लिए बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। अगर आप एनजीओ के विषय में और कुछ जानना चाहते हैं और उसके विषय में अगर आप कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे खुशी होगी कि मैं उन सारे क्वेश्चन को आपको आंसर कर पाऊँ। और ये भी एक हम देखेंगे कि उसको, उन मुद्दों को लेके हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू।